पर्सन है हमारी साइड के वो डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया ये सारे पालमपुर से ही थे। कि इग्नू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनी है। इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत से लोग जो इंजीनियर, डॉक्टर्स या अदर टीचर्स भी हैं वो फॉरेन माइग्रेट कर जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज हमारे नए गेस्ट के साथ जो आकृति सिंह हैं, जो कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि एज ए कैरियर इन्होंने कैसे टीचिंग लाइन को ज्वाइन किया और क्या क्या मुश्किलें रही, और एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन रहता है वो कैसा रहता है, क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं या कैरियर के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आकृति जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या एजुकेशन या कैसे आप एक टीचिंग कैरियर में आए। नमस्ते, मेरा नाम आकृति शर्मा है। मैं पट्टी पालमपुर से बिलोंग करती हूँ और पालमपुर जो है एक टी स्टेट है, सभी जानते हैं। और ये मैक्सिमम जो पर्सन है हमारी साइड के वो डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया ये सारे पालमपुर से ही थे। तो मैंने सबसे पहले तो 10th की है प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी से, जो हमारे गांव में था। ये मेरे घर से 10 मिनट का फासला था। हमें विलेज में ही एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाई। अगर वो स्कूल ना होता तो हो सकता था कि हमें दूर जाना पड़ता, लेकिन पास होने की वजह से हमें वो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिल पाई। उसके बाद मैं +1 +2 मैंने की AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाकुरद्वारा से, वहाँ से मेरी +2 हुई। और उसके बाद मैंने जो आफ्टर +2 है मैं धर्मशाला चली गई और वहाँ मैंने लॉयन क्लब से एक +1 +2 में भी मैंने जो था वो कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट कर लिया था। 10th तक मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो था, लेकिन 9th 10th में मैंने कंप्यूटर साइंस की जगह जो था वो ड्राइंग रखी थी। और ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा +1 +2 में ही बना कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद मैंने एक लॉयन क्लब धर्मशाला से एक डिप्लोमा कर लिया बेसिक कंप्यूटर का। तब मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइड में आने लगा। फिर उसके बाद मेरे फादर ने बोला कि आप साथ में BSc भी कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन भी मस्ट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप फिल करोगे तो अगर आपके पास आपके ग्रेजुएशन नहीं होगी तो कल को मुश्किल आएगी। तो मैंने साथ में क्या किया, मैंने BSc इग्नू से परस्यू कर ली। और तब मुझे इग्नू के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि इग्नू क्या है या इग्नू कौन सी यूनिवर्सिटी है, इग्नू कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट कराती है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं। और मुझे ये भी नहीं नॉलेज कि इग्नू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनी है, मतलब कुछ नॉलेज नहीं। और मैं ऐसे ही धर्मशाला आ गई एक कोइंसिडेंस से। और जब मैं धर्मशाला आई तो एक जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे मामा अनुराग शर्मा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो आकृति, मैं प्रोस्पेक्टस लाया हूँ इग्नू का, और अगर आपने BSc करनी है तो आप भी इग्नू के थ्रू कर सकते हो। तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट। क्या BSc जैसे हमें यही रहता है कि आर्ट्स ही रहता है सिर्फ? हाँ जी, हम आर्ट्स ही कर सकते हैं प्राइवेट या फिर ऐसा कुछ? हाँ, इग्नू से हाँ, तो क्या हम BSc भी कर सकते हैं सब? हाँ जी, इग्नू बहुत पहले से ही जो है BSc करवाता है। और इग्नू की सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रैक्टिकल भी आपके रेगुलर कंडक्ट कराएगा। जैसे हमारे 14 दिन के प्रैक्टिकल्स होते थे, 13 दिन हमें प्रोफेसर पढ़ाते थे, और 14 जो डे होता था हमारा, 14वां जो दिन होता था, वहाँ हमारा एग्ज़ाम लेते थे वो। तो और आपको पता है जो भी डिग्री कॉलेज में जो भी प्रोफेसर होते हैं वो नेट या GRF होते हैं, वो साथ में PhD करते हैं। कई PhD कर चुके होते हैं और कई कमीशन फाइट करके आते हैं। आपको पता है वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। हाँ जी, तो बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाता है इग्नू। हमारे टाइम में तो सिर्फ साल में एक बार प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब इग्नू का स्टाइल जो है वो चेंज हुआ है। अब वो साल में 2 बार प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाता है। और इग्नू की सबसे अच्छी ये बात है कि साल में वो 2 बार पेपर कंडक्ट करवाता है। अगर मानो कि
कोई बच्चा रेगुलर कुछ और कर रहा है और साथ में इग्नू से स्टडी कर रहा है वो, तो ये है कि अगर वो कोइंसिडेंटली जून में एग्ज़ाम नहीं दे पाया कुछ कारणवश, तो वो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी ये बात है कि आपको अपने स्टडी सेंटर से जुड़े रहना होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हो सकता है कई बार स्टडी सेंटर में भी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आप रीजनल सेंटर जो हिमाचल का शिमला में है, जो उसके कोऑर्डिनेटर है मोहन शर्मा जी, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। आपके बीएससी में जैसे क्या क्या दिक्कतें रही हैं? जैसे मान लो इग्नू से प्राइवेट कोई बच्चा करता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जो हम बच्चा पूछ सकता है या फिर कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं? दिक्कतें सबसे पहली तो बात आती है कि सेल्फ स्टडी, क्योंकि देखो बीएससी में रेगुलर स्टूडेंट ही फेल हो जाते हैं, तो हम तो फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे और साथ में हम कई कुछ और कर रहे थे। जैसे मैं साथ में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, बेसिक डिप्लोमा कर रही थी कंप्यूटर का। तो बहुत सारे लोग तो रेगुलर बीएससी करते हैं, सिर्फ सिंगल बीएससी करते हैं और फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टडी कैसे की जाए। और इग्नू की जो बीएससी है वो बहुत टफ़ है। टफ़ किस लिए? क्योंकि ये अपने जो एग्ज़ाम है वो साउथ में भेजते हैं, और साउथ वालों का एजुकेशन सिस्टम आप जानते हो कि बहुत हाई लेवल का है। केरला का काफ़ी हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, और वहाँ के प्रोफेसर हमारी एग्ज़ाम कॉपी चेक करते हैं, तो डिफरेंस तो रहेगा। तो ये बात है। और 7-8 आवर स्टडी तो आपको करनी पड़ती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। और आपको पता है सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। फर्स्ट ईयर में तो मुझे ज़्यादा लाइब्रेरी के बारे में पता नहीं था कि लाइब्रेरी है, या आपको पता है घर में हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं, हमारा शेड्यूल नहीं बन पाता। लेकिन फिर फर्स्ट ईयर में मैंने एक सीताराम पार्क था, वहाँ जाके मैंने स्टडी की थी, क्योंकि मुझे आई हैव नो नॉलेज अबाउट लाइब्रेरी इन पालमपुर। तो सेकंड ईयर में आते आते मुझे पता चला कि एक लाइब्रेरी है ओल्ड बस स्टैंड के साथ, जो हमारी गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे जो है हम स्टडी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ का ये बेनिफिट होता है कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ बैठ सकता है, वहाँ आपको कॉस्ट कोई पे नहीं करनी पड़ती, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको बुक्स मिल जाती हैं, आपको सब जो भी इन्वायरमेंट है वो मिलता है वहाँ पे। आप 10 to 5 और 6 वहाँ आराम से स्टडी कर पाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं रहती है। क्योंकि अगर हम बात करें प्राइवेट लाइब्रेरीज़ की, तो वहाँ हमें हो सकता है कि 2000 या 3000 पे करके वहाँ हमें मेंबरशिप लेनी पड़े, क्योंकि अगर हमारे पास गवर्नमेंट लाइब्रेरी का ऑप्शन तो वो वेल एंड गुड है। क्यों वेल? आपने जैसे इग्नू के साथ और कौन कौन सी पढ़ाई की? इग्नू के साथ मैंने आपको पहले बताया बेसिक कोर्स किया मैंने कंप्यूटर का 6 मंथ का लॉयन क्लब से। उसके साथ मैंने डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग किया बेक्टर इंस्टीट्यूट से 1 साल का। उसके साथ मैंने डिप्लोमा इन मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन किया, वो किया मैंने सीडेक इंस्टीट्यूट पालमपुर से। और साथ साथ में बीएससी भी चलती रही मेरी, और साथ में मैंने 4 मंथ का नेटवर्किंग कोर्स किया स्किल इंडिया के थ्रू। इग्नू से क्या किया? इग्नू से मैंने बीएससी की मेडिकल में, उसके बाद मैंने मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में इग्नू से। आप बीएससी के बाद पॉलिटिकल साइंस में वो कैसे आए, क्या सफ़र रहा? मेरा सफ़र रहा, जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में थी तो एक फाउंडेशन कोर्स हमें लगा जिसका नाम था, वो ह्यूमैनिटी बेस्ड था, और फर्स्ट टाइम मैंने वो ह्यूमैनिटीज़ वाले प्रोग्राम का जो है एग्ज़ाम दिया, और मैं फ़ेल हो गई उसमें। मेरे 35 मार्क्स आए, 100 में से 40 मार्क्स वाले पास थे, लेकिन मेरे 35 मार्क्स आए, और मैं लिख नहीं पाई, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें लिखने की आदत ही नहीं होती है। इस वजह से मैं लिख नहीं पाई और मैं फ़ेल हो गई, और 5 मार्क्स से फ़ेल हुई, ज़्यादा मार्क्स से नहीं। तो फिर मैंने अरिहंत की जीके, मैं लाइब्रेरी तो जा चुकी थी सेकंड ईयर में, और मैंने अरिहंत की जीके भी स्टार्ट कर दी पढ़ना। तो देन फिर जीके पढ़ते पढ़ते, और फिर मैं हिस्ट्री भी पढ़ने लग पड़ी थी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने लग पड़ी थी। तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता गया, और लिखना भी आ गया फिर मेरे को थोड़ा बहुत। और फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट में वो जो पेपर था वो क्रैक कर लिया, और मेरे
50-60 मार्क्स आए। इवन उससे पहले ना मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नॉलेज था, ना पार्लियामेंट का कोई नॉलेज था, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, कंट्री में क्या इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है या क्या बास्ट हैपनिंग हो रही है, कुछ नॉलेज नहीं। क्योंकि हमारे फैमिली में एक मेंटेलिटी होती है, या पहले जब हम पढ़ते थे तो एक मेंटेलिटी होती थी कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स ले रहा है तो या तो वो बहुत लो है स्टडी में, या तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आगे चल के, और बस अगर हमने मेडिकल और नॉन मेडिकल परस्यू किया तभी हम इंटेलिजेंट है। पर ऐसे ये सोच जो है गलत है। आपको पता है जितने भी सिविल सर्विसेज टॉपर रहे हैं, चाहे वो टीना धाबी है, रिया धाबी है, उनका भी जो ग्रेजुएशन है वो पॉलिटिकल साइंस से ही रहा है। क्योंकि हमको इतनी गाइडलाइन नहीं मिलती थी हमारे टाइम में, ना इतना यूट्यूब होता था, ना इतना सोशल मीडिया होता था। आप क्या समझते हैं कैरियर के लिए गाइडेंस के ऊपर अभी, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं, तो जैसे बच्चों के लिए अभी या जो लोग अभी स्टार्टिंग एज में हैं तो उनके लिए कैरियर गाइडेंस कितनी की ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमें बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस साइड है। अगर उसका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ के साइड है, वो आर्ट्स लेना चाहता है, तो उसको अपना कैरियर आर्ट्स में परस्यू करना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल लाइन में है, ही और शी बिकम अ डॉक्टर, तो उन्हें मेडिकल लाइन चूज़ करनी चाहिए। अगर किसी का इंटरेस्ट जो है इंजीनियरिंग साइड है, तो उसे जो है वो नॉन मेडिकल लेना चाहिए। तो पहले तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमें किस साइड इंटरेस्ट है या किस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ जो है वो इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो उसमें हम जो है उसको मज़ेदार बना के करते हैं। अगर ज़बरदस्ती कोई हम सब्जेक्ट रखते हैं तो हम उसको इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लगता है कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने इंटरेस्ट से कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे पढ़ते ही रहे। और हमें तो आप टीचिंग के कैरियर में कैसे है? फिर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज कर रखे थे, फिर फैशन डिज़ाइनिंग की, फिर उसके बाद बीएससी ख़त्म हो गया मेरा। और देन फिर क्या हुआ, फिर मैं मास्टर्स लग पड़ी करने पॉलिटिकल साइंस में। फिर मेरे ऐसे ही माइंड में आया, और मेरी एक नॉन थी लाइब्रेरी में कि उसका नाम था नीलम। तो उसने एक बार ऐसे बोला कि यार आकृति चल पीजीडीसीए करते हैं, और फिर मेरे माइंड में भी आया कि हाँ ये बोल रही है तो कर लेते हैं। पर कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि थॉट उसका था पीजीडीसीए करने का, पर वो बेचारी कर नहीं पाई और मैंने कर लिया। उसने ऐसे मेरे को सजेशन दिया, और मैंने ऐसे ही बाय मिस्टेक ही एडमिशन ले ली और पीजीडीसीए लग पड़ी करने। और बस फिर मास्टर्स भी साथ में कर ली, पीजीडीसीए भी साथ में कर लिया। पहले से डिप्लोमे कर रखे थे कंप्यूटर लाइन में, और बस फिर ऐसे हुआ। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देती गई, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं दे चुकी हूँ, अराउंड 100 एग्ज़ाम तो मैं दे ही चुकी हूँ आज दिन तक मैं बात करूँ तो। और कई बार ऐसा भी हुआ कि हाफ मार्क्स से छूटा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कई बार हुआ है 1 मार्क्स से छूटा है, 2 मार्क्स से छूटा है। लेकिन ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते वक्त भी हमें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी हो चुका है कि कौन से एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न है। तो पिछले साल मैंने फर्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें भी 2-4 टॉपिक जो है वो मैं अगेन रिवाइज नहीं कर पाई थी, इस वजह से मेरा लैक हो गया वो। तो इस बार फिर मैंने नेट पॉलिटिकल साइंस फिल किया है, और जो एग्ज़ाम मेरा 18 जून को है। और पॉलिटिकल साइंस वाले मैं बात करूं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज़ किया, एक्चुअली रीज़न था कि पॉलिटिकल साइंस मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता था, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने राइट्स को जान रहे हैं, हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जान रहे हैं, हम हमारे राइट क्या है, हमारे आर्टिकल्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कौन सी कंट्री से कौन से आर्टिकल और राइट्स अडॉप्ट किए हैं, वो सब हम जान रहे हैं। और अपनी ड्यूटीज़ को इवन हमें पहले पता ही नहीं था कुछ भी कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्पीच है।
राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है। तो अपने फंडामेंटल राइट्स भी हमें पता चल रहे हैं, और हम डायरेक्ट जाके अगर हमारा कोई राइट वायलेट हो रहा है तो उसको डायरेक्ट जाके हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अभी टीचिंग करियर में है तो बच्चों के साथ क्या क्या आप देखते हैं कि क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं, या आप कैसे टैकल करते हैं, या आप कुछ फैमिली में इशू रहते हैं तो कैसे टैकल करते हैं आप? बच्चों के साथ एक ही समस्या आती है कि उनको याद तो वो करते, कई बच्चे जो होते हैं पढ़ने के लिए अच्छे होते हैं, नो डाउट, पर उनको प्रॉब्लम क्या आती है, उनको राइटिंग पैटर्न का पता नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता था। मुझे जाके मास्टर्स में जाके राइटिंग पैटर्न का पता चला एग्जैक्टली। मास्टर्स में भी जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया पॉलिटिकल साइंस एमए से, तो फेल होगी मैं। उसमें भी 35 मार्क्स आए मेरे, उसमें भी 40 मार्क्स चाहिए थे और 35 मार्क्स आए। क्यों? कंटेंट मैंने सारा पढ़ा था, बुक से सब कुछ पढ़ा था, बहुत इजी पेपर था, और तो मैं फेल होगी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वाई आई एम फेल, क्योंकि मेरा राइटिंग स्टाइल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हूँ। लेकिन नहीं, आर्ट्स में ऐसा नहीं चलता, आपको इलैबोरेट करके लिखना पड़ता है, चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ता है। आपको कोई भी चीज़ अगर समझानी है तो वो बाय मैप समझानी पड़ती है। वो मैंने मैप ड्रॉ नहीं किए, मैंने हाईलाइट नहीं किया चीज़ों को, मैंने जो भी रियल लाइफ एग्जांपल नहीं डाले। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो वो सब मैंने अपने आईआर के पेपर में डाला, और ताइवान के साथ कुछ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चला था, वो मैंने आईआर के पेपर में डाला, क्योंकि मैंने उस चीज़ को एनालाइज कर लिया था। क्योंकि जब से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना रोज़ शुरू कर दिया था। उससे जो मेरी थिंकिंग है काफ़ी वास्ट हो गई। वहाँ बहुत अच्छे आईआर के टॉपिक्स आते थे उस और एक और चैनल है स्टडी आईक्यू करके। स्टडी आईक्यू जब से मैंने सुनना शुरू किया, मेरी नॉलेज काफ़ी वास्ट हुई है, और मैंने एमए के पेपर में भी स्टडी आईक्यू से काफ़ी एग्जाम्पल दिए। तो आईआर के पेपर में मेरे 100 में से 73 मार्क्स रहे इसी वजह से। तो अभी मैं वही बात कर रहा था कि अभी बच्चों को, जैसे अभी आपके 10th के पेपर हुए, +2 पेपर हुए, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आपका राइटिंग पैटर्न उनको कैसा लगा? मैं 10th और +2 के बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि कंप्यूटर जो है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप पहले अंडरस्टैंडिंग लाइए उस चीज़ में, पहले प्रैक्टिकली करिए। अगर एमएस एक्सेल है तो उसको करके देखिए कि एग्जैक्टली वो एमएस एक्सेल है, या विंडो 10 है तो एग्जैक्टली उसको पीसी पे देखिए कि ये विंडो 10 है, इस विंडो 10 में लाइव टाइल्स आ रही हैं कि नहीं। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा बात करती हूँ। और अगर एग्जाम की बात करें तो कैसे? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने वर्ड्स में लिखें, जरूरी नहीं आप बुक से क्रैम करके लिखें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें। पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फिर अपनी वर्डिंग में लिखें, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देता है जब हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, क्योंकि हमने चीज़ों को क्राइम करके नहीं लिखा है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखा है, इसलिए फिर हमें एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देता है। और मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि आप देखिए कि क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दिया है, तो आप उनको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको अटैम्प्ट करके आ रहे हैं पेपर में, तो आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और तीसरी बात मैं उनको बोलती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है पेपर में, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही डालो, 2 मत डाल दो। कई बच्चे करते हैं 2 डाल देते 3, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कॉपी चेक करे। 5 मिनट्स पर कॉपी होते हैं उनके पास, और पैसे भी उनको लिमिटेड ही मिलते हैं एक कॉपी चेक करने के। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप पेपर को इतना क्रिएटिव करो और इतना अच्छा लिखो कि राइटिंग अपनी अच्छी लिखो, आप क्रिएटिवनेस दिखाओ पेपर में, कि एग्जामिनर 5 मिनट्स में आपका पेपर चेक कर ले और मार्क्स आपको अच्छे दे। और मैं उनको बोलती हूँ कि चीज़ों को भी हाईलाइट करो आप। अगर आपको लगता है कि आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको आप हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर जल्दी से समझ पाए कि, क्योंकि हमें एग्जामिनर को समझाना होता है आंसर में कि हम क्या लिख रहे हैं एक्चुअली में। जी, बहुत बड़ी बात की आपने। तो साथ साथ में अदर देन स्टूडेंट को कई बार स्ट्रेस रहता है, कुछ रहता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती टीचर के साथ, या फिर कई बार होता है कि आगे वाले तो अच्छे हैं, होशियार हैं,
लेकिन कुछ एक शरारती भी होते हैं, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? तो देखो, स्टूडेंट्स के भी डिफरेंट टाइप है, कोई शरारती होंगे, कोई पढ़ने में अच्छे होंगे, कोई पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे। लेकिन टीचर का काम है कि वो वीक स्टूडेंट को भी टैकल करे और जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है उसको भी टैकल करे, क्योंकि हो सकता है कि वीक स्टूडेंट्स के साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। हो सकता है कई जो स्टूडेंट है वो स्ट्रेस में है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है उन्हें और हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी, और वो हम प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों की पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, या पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं बन पाती, स्कूल के स्टूडेंट्स की, या काम करके नहीं आते, कई बार ऐसा होता है, या फिर कुछ और इशू है, तो वो चीज़ कैसे देखते हैं? जैसे अब कई स्टूडेंट्स हैं मेरे 6th-7th में, वो काम करके नहीं आते। एक बार डांटा, दूसरी बार हमने थोड़ा बहुत मारा भी उन्हें, तीसरी बार वो फिर नहीं काम करके लाए, तो ये होता है, फिर मैं उनको लैब में ले जाके खुद काम करवाती हूँ कि बाकी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप किसी की कॉपी लो, आप नोट्स, मैं खुद बनवाती हूँ फिर, क्योंकि फिर तो टीचर की जिम्मेदारी है। अगर उनके नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, घर में नहीं बन पा रहे हैं, एक दो बार हम बोल रहे हैं, अगर वो तीसरी बार भी करके नहीं ला रहा है, तो ये तो फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे भी करवाए उन्हें। अभी एक और बात आती है कि हम एक कैरियर में बहुत से बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ जी। एक तैयारी में हमारा एक दशक चला जाता है कुछ एक लोगों का, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि आपने 5 साल 10 साल एक ही पेपर के लगा दिए, या फिर तो उस बारे में उस व्यक्ति को या उस लड़का या लड़की किसी को भी उस समय कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए, या किसी और तरफ भी जाना चाहिए? एग्ज़ाम तो ठीक है, उस टाइम में आपको पेशेंस रखना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन इतना है, आप अच्छा भी कर रहे हो लेकिन कंपटीशन बहुत है, और आपको पता है पॉपुलेशन भी इंडिया की बहुत इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम चाइना को भी पीछे कर दें, पॉपुलेशन की भी मार बहुत पड़ रही है इंडिया में। तो और आपको पता है फिर इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत से लोग जो इंजीनियर, डॉक्टर्स या अदर टीचर्स भी हैं, वो फॉरेन माइग्रेट कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, तो फिर माइग्रेट कर जा रहे हैं वो। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप अपना साथ में बैकअप प्लान भी रखिए। अगर जैसे कोई जो है वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, बाय चांस उसका सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन वो ये रखे कि वो कॉलेज प्रोफेसर का ऑप्शन रखे कि वो रिसर्च में चला जाए। एक बैकअप प्लान ज़रूर लेके रखे अपने साथ, क्योंकि प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी तो ज़रूर हो जाएगा। और खुद को मेडिटेशन के साथ भी काम रखे, और जैसे जैसे कंटिन्यूटी में 7-8 आवर प्रेपरेशन कर रहा है, तो उसको माइंड भी रिफ्रेश करना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। जैसे संडे को आप घूमने जाएं कहीं, अपने माइंड को रिफ्रेश करके आएँ, फिर दोबारा से आप कंटिन्यूटी के साथ अपनी प्रेपरेशन पे जुट जाइए। तो जो बच्चा पढ़ रहा है उसका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, या फिर घर के रिलेशन कैसे होने चाहिए, या वो रिलेशनशिप में है तो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम है जहाँ पे कैरियर भी बनाना है और साथ में अपना रिलेशन भी होता है उस टाइम जी। तो फ्रेंड सर्कल भी उसे अच्छा ही चूज़ करना चाहिए। अगर आपको पता है कि एक सेब खराब है, तो एक सेब खराब सेब को हम अच्छे सेब के साथ रखते हैं तो दूसरा सेब भी खराब हो जाता है, तो उसको फ्रेंड सर्कल भी अपना अच्छा रखना चाहिए। ऐसा रखना चाहिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं या ऑलरेडी सर्विसेज में है, क्योंकि वो ही हमें अच्छी गाइडलाइन देंगे। अगर हम ऐसे किसी को फ्रेंड बना लेंगे तो वो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसा होगा। और बात करूँ मैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी हमें देखना चाहिए कि अगर हम उसको अपना 100% दे रहे हैं तो वो 50 तो दे। ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ धोखा कर रहा हो, या हो सकता है उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो और आपको वो एक बैकअप ऑप्शन रख रहा हो, तो वो चीज़ भी गलत है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका पार्टनर आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है, कि एक्चुअली में वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कि बस वो बातें कर रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर आप बैड या रॉन्ग रिलेशनशिप में जाते हो तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपको पता है गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता।
और डे टू डे लाइफ में मैं स्टूडेंट्स को भी यही बात समझाती हूँ। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पीरियड में कई बार 5 मिनट्स लेट आते हैं, 10 मिनट्स लेट आते हैं, तो मैं उनको डांटती हूँ। क्यों डांटती हूँ? मैं बोलती हूँ कि आपने 5 मिनट्स वेस्ट कर दिए, क्योंकि जब हम कोई बस या ट्रेन लेते हैं वो 1 सेकंड से या 1 मिनट से छूट जाती है, तो 5 और 10 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं वैल्यू ऑफ टाइम भी समझाती हूँ स्टूडेंट्स को, और वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन भी। कई स्टूडेंट्स जो हैं अपनी बुक्स या नोटबुक्स लैब में छोड़ जाते हैं, तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप क्यों उनको छोड़ के जा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लेके आ रहे हो तो आप लेके भी चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन तभी रहेगा, और अगर आपके पास टाइम की वैल्यू नहीं है तो आप लाइफ में बहुत पीछे चले जाओगे। तो अभी आपका फ्यूचर कैसे देखते हैं, आपकी कैसा हो, या फिर एज ए कैरियर आप क्या सोचते हैं? एज अ फ्यूचर तो अभी मैं यही सोचती हूँ कि मैं रिसर्च फील्ड में जाऊँ। हाँ जी, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर पाऊँ तो वो बेटर होगा मेरे लिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप 10 आवर भी बोलोगे कि आकृति पढ़ ले, 10 आवर पॉलिटिकल साइंस ही पढ़, तो मैं बोर नहीं होती। और मेरे को फिलोसफर पढ़ना, वेस्टर्न फिलोसफर बहुत अच्छे लगते हैं। मैकियावेली को मैं अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि द प्रिंस बुक में उन्होंने लिखा है कि एक राजा को बहुत चतुर चालाक होना चाहिए, क्योंकि प्रजा भी कभी उसके साथ विश्वासघात कर सकती है। कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, तब भी एक राजा को तैयार रहना चाहिए, हर कंडीशन में तैयार रहना चाहिए। तो और अपने चाणक्य को फिर? हाँ जी, चाणक्य की भी नीति वही थी, लेकिन चाणक्य को मैकियावेली भी बोला गया। मैकियावेली और चाणक्य की जो नीति थी वो एक तरह की, बस ये डिफरेंस है कि वो वेस्टर्न फिलोसफर थे और वो इंडियन फिलोसफर थे। हाँ जी। और कोई मैसेज आप देना चाहें? यही कि, और जैसे सॉक्रेट्स थे, सॉक्रेट्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। उनको जहर तो दे दिया, जहर क्यों दिया उनको? वो चलते गए, किस लिए जाते थे? वो घर घर घूमते थे लोगों को एजुकेट करने के लिए, और लास्ट में राजा ने उसको जहर दे दिया, इसलिए कि वो लोगों को एजुकेट कर रहा है। क्यों? एजुकेशन से क्या है, लोगों में थिंकिंग डेवलप हो रही है, उनको नॉलेज आ रहा है, उनकी वास्ट हो रही है थिंकिंग, उनको अपने राइट्स पता चल रहे थे। तो सॉक्रेट्स को इसी वजह से जहर दे दिया कि लोगों को वो एजुकेट कर रहा था। और इसके लिए कुछ मैसेज ऐसा जो लोग अभी कैरियर की तरफ जा रहे हैं? मैं यही बोलूँगी स्टूडेंट्स को कि अगर आपका इंटरेस्ट अगर जिस भी साइड है, आप वही साइड परस्यू करें। अब किसी के प्रेशर में आके अपनी फील्ड मत चेंज करिए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ होता था। हालांकि मेरे भी सोशल साइंस में 70 मार्क्स थे, आई एम वेरी गुड इन सोशल साइंस, बट हमने अपना कैरियर चेंज कर दिया, हम मेडिकल लाइन में आ गए। हालांकि हम शायद स्टार्टिंग से हमने सोशल साइंस में कैरियर परस्यू किया होता तो हम बहुत आगे जा चुके होते। और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि उन पे अपने जो फैसले वो ना थोपे। ये अगर बच्चा बोल रहा है कि उसको फोटोग्राफी करनी है तो उसको फोटोग्राफी करने दो, ये नहीं कि आप उसको बोलो कि नहीं तू डॉक्टर ही बन, ये बात बोलूँगी। क्योंकि कितने एक्टर हैं, हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, कितने डायरेक्टर हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं इतनी अच्छी मूवीज़। तो हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम एक्टर्स को देख रहे हैं, हम डांसर्स को देख रहे हैं। तो कोई भी प्रोफेशन बड़ा छोटा नहीं होता, प्रोफेशन होता है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो एक्टर का हो, वो डायरेक्टर का हो। कोई भी प्रोफेशन मेरे हिसाब से छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहा वो आकृति जी के साथ रहा, जिसमें हमने कैरियर की बात की, रिलेशनशिप की बात की, और टीचर और स्टूडेंट का कैसा रिलेशन होता है वो चीज़ जाना। हमने बहुत सी चीज़ें हम इसमें डिस्कस की हैं। आप जान सकते हैं कि कैरियर का जो पाथवे है उसमें कैसे कैसे आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी इसमें मैसेज देने की कोशिश की गई है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और लाइक और शेयर करें, और जितने ज़्यादा को शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू।